भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद आज की तारीख में रिक्त है। क्यों? क्योंकि अचानक इस्तीफा हो गया है और अब नए उपराष्ट्रपति का चुनाव, वो भी जनता द्वारा नहीं बल्कि एक गुप्त अप्रत्यक्ष प्रक्रिया द्वारा होना है। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों से। अब संविधान कहता है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य है, लेकिन सवाल यही है, क्या संविधान में इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है? दूसरा, कौन वोट करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में? और तीसरा, क्या राष्ट्रीय चुनाव जैसा है या कुछ और होता है? इस वीडियो में हम अनुच्छेद दर अनुच्छेद पूरी कानूनी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे होता है भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगर आप न्यायिक सेवाओं, कानूनी परीक्षाओं, यूपीएससी या फिर सिर्फ लोकतंत्र में रुचि रखने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या ध्यान रखनी है? यह बात ध्यान रखनी है कि कौन से प्रावधान के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या कहता है कानून, क्या कहता है संविधान, उसी के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले इस्तीफे के बाद एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और ऐसा ही जगदीप धनखड़ जी ने किया है। 21 जुलाई 2025 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 क्लॉज ए के तहत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देके अपने पद से पूरा जो टेन्योर था, जो कार्यकाल था, उसके समाप्त होने से पहले ही दे दिया है। अब संविधान के अनुसार भारत का चुनाव आयोग जल्द से जल्द नया उपराष्ट्रपति चुनेगा एक चुनाव के थ्रू। और यह कैसे होता है, कब होता है? अगर हम ऑर्डिनरी तरीके से बात करें, आदर्शतः बात करें, तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाता है। जो समय सीमा है वो ये है, मगर जल्द से जल्द चुनाव कराने का जो दायित्व होता है वो भारत के चुनाव आयोग के ऊपर होता है। लोकसभा या विधानसभा की तरह यहां कोई वैकेंसी क्लॉज नहीं है। चुनाव में देरी नहीं होनी चाहिए, यह बात आप ध्यान रखिएगा। कानूनी ढांचा बनता है 3 प्रावधानों से। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66, दूसरा उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1952 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इन तीनों को मिलाकर जो कानूनी ढांचा है वो पूरा कानूनी ढांचा तैयार होता है। तीनों कानूनों के नाम ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 और दूसरा उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1952 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इन तीनों को मिला के पूरा ढांचा तैयार होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव का। आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 66 कहता क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। यही है आज की वीडियो का केंद्र। अनुच्छेद 66 क्लॉज 1 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव की तरह इसके अंदर राज्य विधानसभा शामिल नहीं होती। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स होते हैं उनके मेंबर एमएलए इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से। चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक गुप्त मतदान होता है। मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर वोट कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा चुनाव कैसे होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत। ये क्या होता है वो भी आगे बताऊंगा। और ये होता क्या है एग्जैक्टली? ये होता है गुप्त मतदान।
और इसके अंदर मनोनीत सांसद भी हिस्सा ले सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव के अंदर मनोनीत सांसद वोट नहीं डालते हैं। और उसके पीछे का रीजन मैंने जब कल आपको पूरे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति के ऑफिस के बारे में जो सब कुछ बताया था उस वीडियो के अंदर है। वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेटफॉर्म पर आप देख लीजिए, वो भी वीडियो है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सरल है, केंद्रित है, लेकिन कानूनी रूप से जटिल भी है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको पता है कि आम जनता उपराष्ट्रपति को वोट नहीं देती है? कमेंट करके बताइए, क्या यह जानकारी नहीं थी आप लोगों के लिए? अब बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कौन हिस्सा लेता है, निर्वाचक मंडल कौन होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव का। आइए जानते हैं निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। लोकसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, और राज्यसभा से सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सभी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। कुल सदस्य संख्या लगभग 780 से 795 तक होती है रिक्तियों के अनुसार। अगर आज की तारीख के अंदर हम बात करें तो टोटल, अगर हम सभी नॉमिनेटेड, सभी मनोनीत और चयनित या फिर जो चुनाव के थ्रू सांसद आए हुए हैं, अगर उनकी संख्या देखी जाए, अगर फुल वैकेंसी, फुल स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो लगभग 795 के करीब होती है, दोनों सदनों की मिलाकर। 2022 में धनखड़ जब चुने गए थे तब उन्हें 725 वैध वोट पड़े थे, जिसमें से उन्हें 528 वोट मिले थे। आप ये बात ध्यान रखिएगा। वोटिंग में प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध किया जाता है 1, 2, 3 के हिसाब से। जो वोटिंग होती है उसके अंदर प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध किया जाता है 1, 2, 3 के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर किसी को पहली प्राथमिकता में बहुमत ना मिले तो वोट ट्रांसफर होते हैं, इसे ही कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की क्या भूमिका होती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। चुनाव आयोग की जो भूमिका होती है वो काफी अहम होती है, क्योंकि इस चुनाव को चुनाव आयोग ही कंडक्ट करवाता है। चुनाव के लिए सबसे पहले अधिसूचना जारी करता है, चुनाव की घोषणा करता है चुनाव आयोग। फिर नामांकन, नाम वापसी और मतदान की तिथियां तय करने का दायित्व भी चुनाव आयोग के पास होता है। रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है और मतगणना और परिणाम की घोषणा करने का दायित्व भी चुनाव आयोग के पास ही होता है। पूरा चुनाव संसद भवन में ही होता है, भारी सुरक्षा और गोपनीयता के साथ। इसमें ईवीएम यूज नहीं होती है, मैनुअल बैलेट बॉक्स से ही वोटिंग होती है। यहां पर ईवीएम नहीं लगती है, मैनुअल बैलेट बॉक्स से वोटिंग होती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगर जरूरी हुआ तो आदर्श आचार संहिता भी लागू हो सकती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब बात करते हैं चुनाव की समय सीमा के बारे में। प्रथाओं के अनुसार नया उपराष्ट्रपति 6 महीने के भीतर चुना जाना चाहिए। अब 21 जुलाई 2025 को धनखड़ जी रेजिग्नेशन करके वो अपने पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। तो प्रथा यही कहती है कि 6 महीने के भीतर नया वाइस प्रेसिडेंट आ जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर चुनाव 30 से 45 दिनों के भीतर ही हो जाते हैं। तो ये भी एक है कि आपको हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको नए उपराष्ट्रपति भारत के मिल जाएं। चुनाव के बाद नया उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। इनका कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का, चाहे पहले वाले का कोई भी कार्यकाल शेष रहा हो। जैसे अभी धनखड़ जी ने लगभग 3 साल पूरे किए थे, 5 साल में से उनका 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। मगर इनके बाद जो नए उपराष्ट्रपति आएंगे वो ऐसा नहीं है कि बचा हुआ जो शेष कार्यकाल है 2 साल का वही पूरा करेंगे, बल्कि वो पूरा उनका 5 साल का ही कार्यकाल होगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति बनाम उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या अलग है, उसको एक तालिका के माध्यम से, टेबल के माध्यम से समझते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो जो मतदाता होते हैं उपराष्ट्रपति में केवल सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक दोनों हिस्सा ले सकते हैं। मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट नहीं कर सकते। और
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें तो कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 66 के तहत भारतीय संविधान के, और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 54 और 55 के तहत। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में भी राज्यों को शामिल किया जाना चाहिए, मतलब एमएलएज का भी हिस्सा होना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार जरूर बताइएगा। और अब बात करते हैं ऐतिहासिक उपराष्ट्रपतियों की, और अब तक का जो दौर रहा है उसके बारे में। भारत में अब तक 14 उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जो धनखड़ जी थे वो 14वें उपराष्ट्रपति थे। कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर राधाकृष्णन, जो बाद में राष्ट्रपति बने थे; वेंकैया नायडू जी, जो फेमस थे, सख्त सभापति के रूप में प्रसिद्ध हुए; और जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने न्यायपालिका से खुली बहसों के लिए जाने गए थे। इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद में सत्तारूढ़ दल की संख्या, हर बार जो आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो संसद में सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसके सांसदों के नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे जो मेजॉरिटी पार्टी है, अभी हाल में कौन है? बीजेपी, एनडीए गवर्नमेंट है, तो उनके नंबर पर डिपेंड करता है, उन्हीं का ही एक तरह से देखा जाएगा कि उपराष्ट्रपति आएगा। लेकिन यह समय होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके नंबर पर ही आपका उपराष्ट्रपति चुना जाता है। वोटिंग तो अपोजिट पार्टी भी करती है, और उपराष्ट्रपति को चुनने के समय कंसेंसस, राजनीतिक सहमति और गठबंधन का भी एक समय होता है। जरूरी नहीं है कि सत्तारूढ़ पार्टी का ही प्रत्याशी है तो अपोजिट पार्टी उसको वोट ना करे, ऐसा नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अपोजिट पार्टी उस पर भी वोट करती है, वो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका नाम नॉमिनेट किया जा रहा है उपराष्ट्रपति के तौर पर। इस बार यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद सत्ता पक्ष को फिर से बढ़त मिलती है या विपक्ष कड़ी चुनौती देता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इसी के साथ जो हमारा सेशन है किसके ऊपर, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है, पूरा डिस्कशन है, वो पूरा होता है। अब एक बार निष्कर्ष में पूरे विषय को दोहराते हैं। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद में सभी सदस्यों के द्वारा करवाने के बारे में बताता है। प्रक्रिया अप्रत्यक्ष होती है, गोपनीय होती है, चुनाव आयोग द्वारा आयोजित होती है, और राष्ट्रपति चुनाव से भिन्न होती है क्योंकि इसके अंदर राज्य शामिल नहीं होते, राज्य के चुने हुए नुमाइंदे शामिल नहीं होते। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है पूर्ण रूप से। और जो ये टॉपिक है जुडिशरी और यूपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक अनिवार्य अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि वो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं। अनुच्छेद 66 जो चुनाव प्रक्रिया का केंद्र है उपराष्ट्रपति की, और अनुच्छेद 67 इस्तीफा देने की व्यवस्था की बात करता है। क्या आपको ये वीडियो उपयोगी लगी? अगर हाँ, और 1% भी अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भी शामिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? और आपकी जो भी फीडबैक हो इस वीडियो के लिए वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से न्यायिक सेवाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com और हमारी एंड्रॉयड ऐप दून लॉ मेंटर से आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।